गुड इवनिंग दोस्तों, बड़ गुरुजी डेली डोज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं टेस्ट नंबर 9 में उन 20 क्वेश्चनों को जो पीसीएस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इलाहाबाद की संधि 1782, मैंगलोर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1769, मद्रास की संधि 1765। चलिए आप लोग सुमेलित करिएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। चलिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था BI। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, नेटिव मैरिज एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी फॉर बीकानेर, 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं नेटिव मैरिज एक्ट की, तो इसको सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस एक्ट में लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी। चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें ए को कथन तथा आर को कारण कहा गया है। कथन की हम बात कर लेते हैं। कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उनसे सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण है बी, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्धत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। चलिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शनों की। दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों सही हैं किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। बात कही गई है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उनसे सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। बी, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्धत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी। दोनों सही हैं, ये भी सही है और कारण भी सही है, कथन भी सही है, किंतु आर कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पूना पैक्ट, बी, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में और सविनय अवज्ञा आंदोलन
1930 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं कालक्रम के अनुसार, तो कालक्रम के अनुसार डी, इसके बाद बी 1931, फिर पूना पैक्ट ए 1932, क्रिप्स मिशन 1942, सी। आपका आंसर हो जाएगा DBAC। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। आपका कालक्रम के अनुसार DBAC हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजगोपालाचारी, सी चित्तरंजन दास, डी VP मेनन। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी राजगोपालाचारी का। क्या हो जाएगा? बी राजगोपालाचारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस पे विशेष ध्यान देना है। नहीं है भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, डी सांप्रदायिक निर्णय 1933। चलिए आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। बाकी तो ये सब सही हैं, लेकिन इसमें से ये सांप्रदायिक निर्णय ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिक निर्णय 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। चलिए इसका भी कालक्रम निर्धारित करना है। ए साइमन आयोग की नियुक्ति, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, डी फिरोज साहब मेहता की मृत्यु। चलिए कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो साइमन आयोग की नियुक्ति कब होती है? तो 1927 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में हुई थी, और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी? तो 1915। अब बात एक करने जा रहे हैं तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी 1927 ईस्वी में हुई थी, लेकिन भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। ये दोनों बातें बहुत अलग हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में होती है, लेकिन भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब होता है? तो 1928 ईस्वी में होता है। अब चलिए कालक्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये पहला हो जाएगा डी 1915, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी। इसके बाद बी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर इसके बाद हो जाएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति ए 1927, इसके बाद सी 1930 में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। चलिए आपका हो जाएगा आंसर DBAC। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, INA पर मुकदमा चलाया गया था। तो लाल किला दिल्ली, ग्वालियर कोर्ट में, यहाँ पे ग्वालियर होगा, ग्वालियर कोर्ट में, सी आमेर फोर्ट जयपुर में, आगरा फोर्ट में। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा ए लाल किला दिल्ली में। कहाँ पर? लाल किला दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। चलिए आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ए महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है?
कौन सी चोटी भारत में नहीं है? तो ए गुरलाबंधाना, बी नामचा बरवा, सी कामेत, डी नंगा पर्वत। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, आप लोग उत्तर दीजिए। ये गुरलाबंधाना ये भारत में स्थित नहीं। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। नामचा बरवा, कामेत, नंगा पर्वत, नामचा बरवा भी अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत के सीमा रेखा पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। बराक नदी में, या फिर लूनी नदी में, या फिर घग्गर नदी में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी लूनी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का उपभाग है? किस डेल्टा का उपभाग है? तो कृष्णा गोदावरी नदी, बी महानदी का डेल्टा, सी बंगाल का डेल्टा, या डी कावेरी डेल्टा। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसमें कौन सा आंसर होगा? तो ये होगा आपका सी बंगाल का डेल्टा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ए मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। चलिए बी सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, सी मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, डी सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल पर्वत। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, इसमें कौन सा सही होगा? अब हम बात कर लेते हैं मध्य भारत में पहाड़ियों की। तो मध्य भारत में पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। ये आपका मध्य भारत में स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये रेंज ये सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और ये छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। चलिए क्रम लगा लेते हैं। सतपुड़ा, इसके बाद महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। आपका आंसर हो जाएगा बी। सतपुड़ा के बाद में पश्चिम से पूरब की ओर जाना है तो सतपुड़ा के बाद में महादेव के बाद में मैकाल के बाद में छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ मिलती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो इम्फाल बेसिन किसका उदाहरण है? सरोवर मैदान का, लोहिस मैदान का, हिमनदी मैदान का, या जड़ोल मैदान का। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ए सरोवर मैदान का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक या रामगंगा। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी दामोदर नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पे विशेष ध्यान देना है, सही है नहीं सही है। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शन को। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान में जीवाश्महीन है। 2 लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं।
3 बाहा हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं इसके ऑप्शनों को। हिमालय, मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। 3 बाहा हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। चलिए इन तीनों में से कौन कौन सही हैं इसका आपको चुनाव करना है। तो ए आपका ऑप्शन है केवल 1 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं। बी है केवल 1, 2 और 3 सही हैं। सी है केवल 1 और 2 सही हैं। और डी कहता है केवल 1, 2 और तीनों सही हैं। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर होगा डी, ए बी सी। मतलब ए भी सही है आपका, बी भी सही है आपका और सी मतलब 3 भी सही है आपका। मतलब आपका 1 नंबर भी सही है, बी नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है और 3 नंबर भी सही है। अब हम इसका कथन जो है मुख्य हिमालय की परतदार, जो मुख्य हिमालय है ना, उसकी परतदार चट्टानों में जीवाश्महीन है और लघु के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। किसके? समुद्री जीव जंतुओं के। और बाहा हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये तीनों कथन सही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 व 3 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के ऊपरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किससे बात की जा रही है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। पश्चिमी विक्षोभ की बात कही जा रही है। तो इसका ऑप्शन बताइए आप। ए पूरब से पश्चिम की ओर, बी पश्चिम से पूरब की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, डी दक्षिण से उत्तर की ओर। चलिए आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी पश्चिम से पूरब की ओर। एक बार हम मैप से भी देख लेते हैं। ये भारत है और ये पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है तो ये जम्मू कश्मीर से प्रवेश करती हुई पश्चिमी क्षेत्र से प्रवेश करती हुई और पूरब की ओर चली जाती है। तो ये हो गया आपका ये इस तरीके की जो हवाएं, वर्षा है, हवा के साथ में जो वर्षा होती है तो पश्चिम की ओर से पूरब की ओर वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति। तो तालचेर, दामोदर घाटी, करणपुरा, सोन घाटी, सिंगरौली, गोदावरी नदी और सिंगरेनी महानदी। चलिए आप लोग इसका मिलान करिएगा। तो इसमें तालचेर महानदी, करणपुरा दामोदर नदी, सिंगरौली सोन नदी और सिंगरेनी गोदावरी नदी में से गोदावरी घाटी से कोयला प्राप्त होता है। फिर से एक बार कर लेते हैं। तालचेर महानदी घाटी से कोयला प्राप्त होता है। कर्णपुरा दामोदर घाटी से, सिंगरौली सोन घाटी से और सिंगरेनी गोदावरी घाट से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। श्याम विवर होता है। अब बात कही जा रही श्याम विवर क्या होता है? ए हवाई जहाज की उड़ान की अभिलेखक, बी सूर्य का एक धब्बा, सी अंटार्कटिका की एक जगह, डी सिमट गया तारा। चलिए आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर डी सही होगा। सिमट गया तारा। क्या श्याम विवर सिमट गया तारा? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का, बी दक्षिण अटलांटिक कटक का, सी हिंद महासागर कटक का, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ए उत्तर अटलांटिक कटक का। चलिए आई होप
कि आप लोगों को ये 20 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।